चलिए, तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? हमने आपको बहुत चीज पढ़ा दिया फोटोसिंथेसिस में। कहानी स्टार्ट हुई थी फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन से। तो याद कीजिए, मैंने एक दिन चार्ट बनाया था ये वाला, उस दिन भी। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म में दो चीजें होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। सेपरेटली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन चलती है। ऐसा बोलने वाले शख्स पहली बात ब्लैक मैन थे, अगर आपको याद हो तो। फिर लाइट रिएक्शन का दो दो तरीके का मैकेनिज्म है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और डार्क रिएक्शन का तीन पॉसिबिलिटी है, C3, C4 और केम पाथवे। हम तीनों को पढ़ेंगे एक एक करके। अगर मैं एक लाइन में कहूं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप कहोगे रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं एक लाइन में कहूं व्हाट इज लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप कहोगे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। एंड व्हाट इज डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ CO2। यही कहोगे, ठीक है। अब मैं आपको एनसीईआरटी की एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन को सीधा मतलब करके समझाता हूँ। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, Q10, सुना ध्यान से, Q10 for light reaction is 1 and Q10 for dark reaction is 2। आपको नहीं पल्ले पड़ा होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। What is Q10? What is Q here? Q का मतलब क्या है यहाँ पे? Q का मतलब है यहाँ पे क्वेशेंट, रिएक्शन क्वेशेंट, RQ भी कहते हैं उसको। Q मतलब क्वेशेंट। तो एक क्वेशेंट जब भी हम लोग किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बात करते हैं, तो वो डिफाइन किया जाता है टेम्परेचर के लिए। किसके लिए? टेम्परेचर के लिए, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर से माना जाता है। उस पर्टिकुलर प्रोसेसेस को अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या प्रभाव है उस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर? अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, तो उसकी रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है? दिस इज Q10। समझ गए? Q10 मतलब क्या कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सुनना ध्यान से, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, जहां फैक्टर्स पढ़ाया गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, वहां पे लिखा है द Q10 वैल्यू ऑफ लाइट रिएक्शन इज 1 एंड Q10 वैल्यू फॉर डार्क रिएक्शन इज 2। इसका मतलब क्या समझिए, मतलब अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो लाइट रिएक्शन 1 गुना बढ़ जाएगी, 1 गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या समझते हो? बताना जरा, बताना जरा। 1 गुना बढ़ जाएगी। कह रहे हैं कि आप थोड़ा बिजनेस का तरीका बदल लोगे तो आपका जो इनकम है वो 1 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब क्या समझ रहे हो? माइक ऑन करके बोलो, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब आप बिजनेस का तरीका कितना भी बदलो, आपका इनकम बढ़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है। 1 गुना मतलब क्या होता है जी? अगर मान लिया जाए कि आपका इनकम 1 करोड़ था, कह रहे कि आप बिजनेस दूसरे तरीके से करो और आपका इनकम 1 गुना बढ़ जाएगा, 1 करोड़ ही होगा। 1 करोड़ को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 करोड़ ही होगा। अरे यार, 1 करोड़ को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 करोड़ हो जाएगा क्या? 1 करोड़ ही होगा ना। इसका मतलब ये उल्टा घुमा फिरा के आपको क्या कह रहा है कि लाइट रिएक्शन में आप टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस बात को एनसीईआरटी इस तरीके से लिखी, और इसी बात को एनसीईआरटी थ्योरी में भी लिखी। क्या लिखी? सुनना ध्यान से। लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव बट मच लेस एक्सटेंट। इसका मतलब समझते हो? लाइट रिएक्शन भी टेम्परेचर सेंसिटिव है, मगर बहुत कम प्रभावित होता है टेम्परेचर से, मतलब प्रभावित नहीं होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मतलब इसका मतलब प्रभावित ना के बराबर होता है। फिर वो लिख भी दिया Q10 इक्वल्स टू 1, मीन्स आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लो तो रेट लगभग वही रह जाता है। ठीक है, अब आते हैं डार्क रिएक्शन पे। द Q10 वैल्यू ऑफ डार्क रिएक्शन इज 2, मीन्स बताओ इसका मतलब क्या है सृष्टि? ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रेट ऑफ डार्क रिएक्शन, रेट ऑफ डार्क रिएक्शन बोलो, रेट ऑफ 2 डार्क गुना बढ़ जाएगा। कम्स डबल। ऐसे ही अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटाएं तो बोलो,
हाफ हो जाएगी, तो हाफ हो जाएगा। रेट हाफ हो जाएगी। तो मुझे बताओ, बताओ बच्चे मुझे बताओ, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से लाइट रिएक्शन पे लगभग ना के बराबर प्रभाव है, डार्क रिएक्शन डबल हो जाती है, और 10 डिग्री घटाने से डार्क रिएक्शन हाफ हो जाती है। तो बताओ बच्चे मुझे बताओ, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा? डबल। अरे भॉट, फोटोसिंथेसिस में दो चीजें हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन तो प्रभावित हो नहीं रहा टेम्परेचर से, डार्क रिएक्शन हो रहा है, और डार्क रिएक्शन 10 डिग्री बढ़ाने पे डबल होती है, तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी तो डबल होगी रे भॉट। ऐसा ही बताओ, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटाने पे फोटोसिंथेसिस की रेट हाफ, क्योंकि लाइट रिएक्शन तो प्रभावित होना नहीं है उससे। बोलो, तो इसका मतलब डार्क रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव है। नाउ क्वेश्चन इज दैट why light reaction are not much sensitive for the temperature and why dark reaction are much sensitive for the temperature? Why? Answer is very simple. Light reaction do not involve many more enzyme. इसमें बस एक एंजाइम आपको दिखा होगा, बता सकते हो क्या नाम? NADP रिडक्टेज, वो भी नॉन साइक्लिक में, वो भी नॉन साइक्लिक में, साइक्लिक में तो वो भी नहीं, और कोई एंजाइम है ही नहीं यहाँ पे। हेलो, और कोई एंजाइम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में किसी भी प्रकार का एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, और डार्क रिएक्शन मैं भी आपको स्टार्ट करूंगा डार्क रिएक्शन, और अभी डार्क रिएक्शन के तीनों मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ाऊंगा। डार्क रिएक्शन में एंजाइम ही एंजाइम इन्वॉल्व है, और आपको तो पता है ना कि एंजाइम टेम्परेचर को लेकर बड़ा सेंसिटिव होता है। हेलो, पढ़ाया जा चुका है एंजाइम आपको, एंजाइम टेम्परेचर को लेकर बड़ा सेंसिटिव होता है, यस और नो? और अगर ऐसा है कि एंजाइम टेम्परेचर को लेकर सेंसिटिव होता है, तो व्हाई मैंने क्या बोला, व्हाई लाइट रिएक्शन इज नॉट मच अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड व्हाई डार्क रिएक्शन अफेक्टेड? तो आंसर इज वेरी सिंपल, एज टेम्परेचर अफेक्ट्स द एंजाइम and dark reaction involves the enzyme, so that dark reaction is affected by the temperature, and as light reaction do not involve the enzyme, so light reaction do not temperature do not much affect the light reaction. ये है आंसर, ठीक है। नाउ कह रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि टेम्परेचर को बढ़ा के कर दे 40 से 50 डिग्री सेल्सियस, तो क्या फोटोसिंथेसिस की रेट डबल हो जाएगी? ना, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी एंजाइम हैं उनका एक अपना ऑप्टिमम रेंज है वर्क करने का, मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपको याद हो। और मैं बच्चों आपको बता दूं, जितने भी डार्क रिएक्शन के एंजाइम हैं वो मोस्टली 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के रेंज में वर्क करते हैं। तो अगर टेम्परेचर चल रहा है 25, तो आप अगर 35 कर दोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। हाँ 20 है, 30 कर दोगे तो रेट डबल हो जाएगा, 30 या 40 करोगे तो उल्टे रेट घट जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। हाँ 30 पे है, अगर आप 20 कर दोगे तो रेट आधी हो जाएगी। 20 पे चल रहा है, अगर आप 10 कर दोगे रेट घटेगी, किस तरीके से घटेगी नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये जो Q10 डिफाइंड होता है ये बस ऑप्टिमम रेंज में ही डिफाइन होता है, ये बात भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आपको Q10 का मतलब समझ में आ गया है, Q10 लाइट रिएक्शन का 1 और डार्क रिएक्शन का 2। अब मुझे एक बात बताओ, एनसीईआरटी में तो नहीं, खैर मॉड्यूल में एक लाइन लिखी है और एग्जाम में आता है, सुना ध्यान से। कहते हैं लाइट रिएक्शन इज, सुना ध्यान से, light reaction is light dependent and temperature independent, while dark reaction is light independent और टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या ये लाइन सभी को समझ में आ गया? कितनों को समझ में आ गया? खड़ा करो, क्या लाइन समझ में आ गया? अगर आ गया तो ही बताना, झूठ मत बोलना। नहीं आया, चलो मैं समझाता हूँ। कह रहे हैं कि लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट है, बिल्कुल लाइट डिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शन है ही फिजिकल प्रोसेस, लाइट एनर्जी के क्वांटा गिरने से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, तो लाइट पे तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, आपको पता है कि टेम्परेचर से उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे 1 गुना रेट बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट नहीं बढ़ रही है, अनअफेक्टेड है। इसका मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ब्रॉड सेंस में ऐसा कह सकते हैं।
ऐसे ही डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट। अब इसको इस पे लगाओ स्टार मार्क, होल्ड करो। टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो तो दिख ही रहा है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट डबल हो जाएगा, 10 डिग्री घटाओगे तो रेट आधी हो जाएगी। इन द रेंज, और वो रेंज क्या है, 20 से 30 के रेंज में, ठीक है। अब आते हैं लाइट रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट। इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट, आप कहोगे सर डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट कैसे हो गया? डार्क रिएक्शन तो लाइट रिएक्शन में बने हुए असिमिलेटरी पावर एटीपी और NADPH2 को यूज करता है, और ये एटीपी और NADPH2 तो लाइट रिएक्शन में बनता है, लाइट रिएक्शन तो लाइट डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब डार्क रिएक्शन चलने के लिए भी लाइट चाहिए, यस और नो? हाँ बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मगर डार्क रिएक्शन डू नॉट utilizes light directly. That's why dark reaction is light independent. That do not utilizes the light directly. It utilizes the product of light reaction. That's why dark reaction is light independent process. बोलो ये बोर्ड पर लिखी हुई जितनी बातें हैं, इतना समझ में आया या नहीं आया? तब हम आगे बढ़ेंगे। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है सृष्टि? विवेक? नो सर। नो सर। चलो, अब ये सारी बातें आपके नोट्स में यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ लेना अपने घर पे, ठीक है। ये देखो लाइट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये सारी बातें लिखी हुई है। अगर आपको इतना समझ, अच्छा चलो, अब मैं आपको डार्क रिएक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको और भी कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है। अब ऑफिशियली मैं डार्क रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आवर टॉपिक इज डार्क रिएक्शन। अब मैं डार्क रिएक्शन के बारे में कुछ बात बता दूं, इंट्रोडक्शन कुछ तो यहीं पे लिखा हुआ है। डार्क रिएक्शन, व्हाट इज डार्क रिएक्शन? इट इज अ रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड। डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोसिंथेटिक फेज। अच्छा, बायोसिंथेटिक फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस हो रहा है। क्या सिंथेसिस हो रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब CO2 का रिडक्शन होता है तो क्या सिंथेसाइज होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने उसका बेसिक फार्मूला बताया था, CH2O, याद है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है डार्क रिएक्शन की दौरान। डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है? क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा में चलता है। इट इज लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एंजाइम। Q10 value for dark reaction is 2. Dark reaction utilizes the ATP and NADPH2 for the purpose of reduction of CO2 to form the organic compound. And the possibility of dark reaction is 3. C3 cycle, Kelvin cycle भी कहते हैं उसको, C4 cycle and Chem pathway. इन तीनों को पढ़ेंगे हम डिटेल में। Now, my question is, why dark reaction called as biosynthetic phase, while light reaction is not? बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। सिंथेटिक मतलब क्या? सिंथेसिस होने वाला, लिविंग सेल के अंदर सिंथेसिस होने वाला फेज। तो भैया लाइट रिएक्शन में भी तो लिविंग सेल के अंदर ही ATP और NADPH2 बन रहा है, यस और नो? बन रहा है ना। और डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH2 तो नहीं बन रहा, वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। तो बनने का काम तो दोनों में ही हो रहा है ना, लाइट रिएक्शन में भी हो रहा है और डार्क रिएक्शन में हो रहा है। Then why only dark reaction called as biosynthetic phase? Why light reaction not? My question is that. बताइए why? सर इसमें प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिमाग खुल गया। डार्क रिएक्शन में जो बन रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है जो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बनेगा, और लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 बन रहा है जो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं बनेगा। इवन वो बनते ही टूट जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, हाईली अनस्टेबल होते हैं सब, बनते ही टूटेंगे और एनर्जी रिबलेट करेंगे। दैट्स व्हाई only dark reaction called as biosynthetic phase, because the product of dark reaction becomes the part of protoplasm. Now second question कि अच्छा पहले और कुछ बात बता देते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में, ये समझ लो। डार्क रिएक्शन की जो पूरी मैकेनिज्म है, डार्क रिएक्शन की जो पूरी मैकेनिज्म है, इसको ढूंढा था मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने और उनके सहपाठियों ने, उनके साथ जो उनके पढ़ते थे दोस्त वगैरह, कोवर्कर्स, ये मान लो। उन लोगों ने मिलके डार्क रिएक्शन पे बड़ा भयानक एक्सपेरिमेंट किया और
इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्लोरेला एल्गी को उठाया, इनका एक्सपेरिमेंट भी आगे समझेंगे। क्लोरेला एल्गी को उठाया और इन्होंने टेक्निक यूज किया, रेडियो एक्टिव टेक्निक। इन्होंने क्या किया, CO2 में कार्बन घुसेड़ा रेडियो एक्टिव C14, और उन्होंने जो प्रोडक्ट मिला उसमें रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट को ढूंढ के पूरा मैकेनिज्म पता किया कि ये मैकेनिज्म डार्क रिएक्शन का चलता कैसे है। तब उनको पता चला कि CO2 का तो रिडक्शन होता है इस दौरान, और इसीलिए, और उस दौरान जो CO2 का रिडक्शन होता है तो जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो होता है 3 कार्बन का कंपाउंड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसी वजह से हम लोग डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल या केल्विन साइकिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि केल्विन साहब ने ढूंढा था। और C3 क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो बनता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इसलिए C3 साइकिल। देन व्हाट इज C4 एंड केम पाथवे, इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में लेंगे। वो अलग पाथवे है। C3 दुनिया के हर प्लांट में होता है, मैं सुन लो और कह देता हूँ। C3 पाथवे दुनिया के हर प्लांट में होता है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ नुकसान चल रहा है, उस नुकसान को भरपाई करने के लिए एक अलग मैकेनिज्म और चलाया जा रहा है जिसका नाम है C4 साइकिल और केम पाथवे। ऐसा नहीं है कि C4 साइकिल जिसमें चलता है और केम पाथवे जिसमें चलता है उसमें C3 नहीं चलता होगा, ना ना ना, ऐसा नहीं है। C3 तो दुनिया के हर प्लांट में चलता है जी। और इसीलिए 3 टाइप के प्लांट अब कैटेगराइज कर दिए गए फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बेस पे, C3 प्लांट, C4 प्लांट और केम प्लांट। और मैं आपको बता दूं, चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे केम प्लांट हो, सभी में C3 साइकिल चलता है, सभी में केल्विन साइकिल चलता है। और सुन लो, और सुन लो, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये C3 प्लांट में केवल केल्विन साइकिल चलता है, C3 साइकिल चलता है। और C4 में C3 के साथ साथ केम पाथवे भी चलता है। सॉरी, C4 में C4 के साथ साथ C3 भी चलता है, और केम प्लांट में केम के साथ साथ C3 भी चलता है, यानी कि C3 सभी प्लांट में चलता है। और बोलो, डार्क रिएक्शन के 3 प्रोसेस, और तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है, तीनों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये है डार्क रिएक्शन का इंट्रोडक्शन। तो आप एक बार डार्क रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देख लो, और अगर आपको यहां तक समझ में आया तो मेरे 2 सवाल का जवाब दे दो। और सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है, एक सवाल तो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट सवाल है मेरा कि कहते हैं कि डार्क रिएक्शन बड़ा इसेंशियल चीज है। व्हाई डार्क रिएक्शन इज इसेंशियल फॉर प्लांट्स, डार्क रिएक्शन प्लांट के लिए इतना इसेंशियल क्यों है? क्या मुझे कोई बता सकता है? व्हाई डार्क रिएक्शन इज सो इसेंशियल फॉर प्लांट? हाँ बताओ सृष्टि। सर डार्क रिएक्शन होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा जिससे सेल का प्रोटोप्लाज्म बहुत कंस्टिट्यूएंट बढ़िया, बनेगा। बहुत बढ़िया। डार्क रिएक्शन चलेगा तो प्लांट का ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस होगा। और ना केवल प्लांट अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है, वो अपना तो बना ही रहा है, हम भी तो उसी को खा रहे हैं। अरे पूरी दुनिया फोटोसिंथेसिस से चल रही है, मैंने पहले दिन बोला था ये बात आपको। पूरी दुनिया फोटोसिंथेसिस से चल रही है भाई साहब। प्लांट तो अपनी जिंदगी चला ही रहा है, हमारी भी चला रहा है। That's why dark reaction is essential for plants, and it is not only for essential for plants, but also it is essential for whole biosphere, whole living world. क्योंकि डार्क रिएक्शन है तो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है तो पूरी दुनिया है। My next question is why dark reaction takes place in plants even ATP is formed in light reaction? अरे भैया, डार्क रिएक्शन में अब क्या करोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाओगे यार, है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के क्या करोगे जी? एनर्जी लोगे, और क्या लोगे? तो एनर्जी लोगे, एटीपी लोगे, मतलब और क्या? तो भैया ये एटीपी तो आपको लाइट रिएक्शन में मिल गया, तो फिर ये डार्क रिएक्शन में आने की क्या जरूरत थी? बताओ। बोलो सृष्टि। सर क्योंकि लाइट रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा बहुत और बढ़िया, डार्क रिएक्शन ये में पहले ही बता ऑर्गेनिक चुका हूँ। कंपाउंड बनेगा। डार्क रिएक्शन में देखो एटीपी तो बनता है लाइट रिएक्शन में, तो फिर एटीपी के कैप्सूल खा के तो जिंदा नहीं रह लोगे ना, एटीपी तो बनता ही है। लेकिन वो एटीपी के ब्रेकडाउन से केवल एनर्जी मिलेगा, ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटोप्लाज्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट्स, वो नहीं मिलने वाला है। वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलेगा जी, और उसके लिए डार्क रिएक्शन चलना जरूरी है। पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा, जो एनर्जी का स्टोरेज होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था, एनर्जी का जो स्टोरेज होता है पीएच बॉन्ड के फॉर्म में नहीं होता है। एटीपी कभी भी स्टोर नहीं होता, मैंने आपको कहा था। जो लोग कहते हैं ना कि एटीपी बना के स्टोर करते हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग, उनको ज्ञान नहीं है बायोकेमिस्ट्री के। एटीपी इज हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर,
एटीपी बनते ही टूटता है, और वो बनता ही है टूटने के लिए। मैं आपको और बता दूं, तो कह रहे हैं कि अगर एनर्जी स्टोर करना है तो स्टोर किस फॉर्म में करेंगे, तो CH बॉन्ड के फॉर्म में करो। और CH बॉन्ड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो लिपिड हो, कुछ भी हो, चाहे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH बॉन्ड होते हैं, उस बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। दैट्स व्हाई डार्क रिएक्शन एसेंशियल, यानी कि डार्क रिएक्शन के एसेंशियलिटी के लिए 2 रीजन है, और ये दोनों रीजन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देन नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर डार्क रिएक्शन। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया, सारी बातें जो मैंने आपको बोली अभी, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, डार्क रिएक्शन चूंकि एंजाइम इन्वॉल्व होता है इसमें, और एंजाइम एक प्रॉपर वे में वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी आया उधर से सनलाइट, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, लाइट रिएक्शन चल गया सेकंडों में, ऐसा नहीं होता है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, फिर उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट, समझ रहे, टाइम लगेगा। डार्क रिएक्शन इज स्लोअर देन लाइट रिएक्शन, एंड दैट्स व्हाई डार्क रिएक्शन इज रेट कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, क्योंकि रेट कंट्रोल वही करेगा जो स्लो चलता है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। एक कार की इंडस्ट्री है जी, और उस कार की इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट है। सुनने मेरी बात ध्यान से, कार की इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई बनाता है हैंडल कार का, कोई बनाता है टायर, कोई बनाता है बॉडी, कार की जो बॉडी होती है, कोई कांच बनाता है, शीशा बनाता है, कोई पेंटिंग करता है फाइनली, है ना, ऐसा। तो मैं कह रहा हूँ कि हैंडल बनाने वाली जो डिपार्टमेंट है वो 1 महीने में 5 कार की हैंडल तैयार कर देती है जी। टायर बनाने वाली जो है वो 1 महीने में 16 हैंडल तैयार करती है, 16। और जो शीशा बनाने वाली है, जो पूरा शीशा का सेटअप है, वो 3 कार के लिए सेटअप तैयार कर देती है। और मैं कह रहा हूँ कि जो पेंट करने वाली है वो 1 महीने में 1 ही कार को पेंट कर पाती है। अलग अलग डिपार्टमेंट है। मुझे बताओ, पूरे 1 महीने में वो जो कार की इंडस्ट्री है, 1 महीने में वो कितना कार लॉन्च कर सकती है? क्या ख्याल है आपका? एक ही कर पाए, एक। क्यों? एक ही कर पाए, क्यों? क्योंकि सर जो सबसे स्लो चलेगा उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग होते ना। क्योंकि मार्केट में लोग फिनिश्ड कार खरीदेंगे, और वो फिनिश तो एक ही कर पाएंगे। भले ही टायर बनाने वाली 4 कार की टायर बना के तैयार की थी, 16 बनाई मतलब 4 कार के लिए बना। भले ही हैंडल बनाने वाले ने 5 बनाया, भले ही इंजन बनाने वाले ने 3 बनाया हो, लेकिन पेंट करने वाले ने तो एक ही नहीं किया ना फाइनल। इसका मतलब उस कार इंडस्ट्री की रेट जो है पर मंथ एक ही कार बनने की है। इसीलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में भले ही लाइट रिएक्शन फास्ट चल रहा हो, मगर डार्क रिएक्शन जिस रेट से चलेगा उसी रेट से फोटोसिंथेसिस का रेट डिसाइडेड होगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन इज स्लोअर देन लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में ही एक्चुअल में CO2 का फिक्सेशन होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, नहीं केवल कार्बोहाइड्रेट, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो आपकी NCERT में लिख रखा है। क्या लिखा है? डार्क रिएक्शन इज एक्चुअली मिसनोमर। इसका मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से। मिसनोमर का मतलब क्या है मेरे बच्चे? इसका मतलब होता है मिथ्या। कह रहे मिथ्या क्या है? देखिए साहब, 3 वर्ड है। एक होता है सच, एक होता है झूठ, और एक होता है मिथ्या। कह रहे हैं अब तक हम तो झूठ और मिथ्या को एक ही समझते थे, नहीं। झूठ झूठ और मिथ्या अलग अलग चीजें हैं, और ज्यादा खतरनाक चीज मिथ्या है। झूठ तो फिर भी लोग उससे बच लेते हैं, मिथ्या बहुत खतरनाक चीज है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि झूठ और मिथ्या में क्या अंतर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हिंदू धर्म में एक बड़ा कहानी है, महाभारत। ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो, नहीं देखा हो तो कभी देखना मौका मिले तो जब फाइनल डिसाइडेड हो गया कि महाभारत होना ही है, ठीक है, धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने डिसाइड किया कि अब तो युद्ध तय है। युद्ध चली। श्री कृष्ण तो खैर दाता थे, पूरी दुनिया उन्होंने बनाई है। उनको भी स्टार्टिंग में ये बात नहीं पता था कि ये युद्ध जीतना नामुमकिन हो जाएगा। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको विश्वास था पांडवों पर कि ये लोग युद्ध जीत लेंगे। लेकिन, और ये गीता में भी लिखा है, आप पढ़िएगा गीता को, कि जब कोई अच्छा काम करने के लिए कुछ गलत करना पड़े ना तो कर लीजिएगा, ऐसा स्पष्ट तौर पे लिखा है। तो फिर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि झूठ और मिथ्या में क्या अंतर है। तो वहां पे क्या हुआ था क्या कि
जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो बड़े ही शक्तिशाली थे, बड़े एकदम बड़े योद्धा थे वो, ठीक है। तो उनको मार गिराना किसी के लिए संभव नहीं था, किसी के लिए संभव नहीं था। अरे भैया पूरे महाभारत के योद्धाओं को उन्होंने ही ट्रेंड किया था, ठीक है। उनको एक ही पर्सन गिरा सकता था, वो थे पितामह भीष्म। और पितामह भीष्म गुरु द्रोण पे क्यों अटैक करते भाई, वो तो उसी के टीम के मेंबर थे। तो कृष्ण को लगा, और वो गुरु द्रोणाचार्य को उनका जो है कि टीम लीडर बना दिया गया था, मतलब जो उनको हिंदी में बोलते हैं कि सैनिक का जो होता है हेड, वो बना दिया गया था। तो वो पांडव बुरी तरीके से हारे जा रहे थे। तो कृष्ण ने डिसाइड किया कि किसी भी तरीके से द्रोणाचार्य को मरवाना पड़ेगा, ये अगर नहीं मरे तो पांडव हार जाएंगे। और ये हार पांडव की नहीं होगी, ये हार धर्म की हो जाएगी, धर्म हार जाएगा। धर्म मतलब कर्म ही धर्म है, कर्म हार जाएगा, सत्य हार जाएगा। तो कृष्ण को लगा कि अब छल करना जरूरी है, छल किया जाए। तो उन्होंने क्या छल किया, समझना ध्यान से। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम छल भी ऐसे करेंगे कि दुनिया को गलत संदेश ना जाए, संदेश भी सही हो और हमारा काम भी हो जाए। उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य को शस्त्र से तो हराना संभव नहीं है, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, संभव नहीं है, नहीं हार पाएंगे, वो कभी नहीं हार पाएंगे, और ये युद्ध चलता रहेगा और पांडव हार जाएंगे। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि इनको ना अस्त्र से हरा सकते हैं ना शस्त्र से, लेकिन इनको मोह से हरा सकते हैं। मोह समझते हैं, किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव, उससे हरा सकते हैं। और द्रोणाचार्य की क्या मोह थी ये बच्चा बच्चा जानता है। अगर आपने महाभारत देखा हो तो आपको पता होगा, उनको पुत्र मोह था। उनका जो बेटा था उसके लिए वो बड़ा ही ललायित रहते थे, ठीक है, द्रोणाचार्य। तो जो है कि द्रोणाचार्य भी उन्हीं के टीम से था, तो युद्ध चल रही थी जी। तो श्री कृष्ण ने प्लान किया था कि आज हम द्रोणाचार्य के झूठ नहीं बोलेंगे, हम उनके साथ मिथ्या करेंगे, और मिथ्या करके उनको उनके मोह में फंसा के उनका वध कर देंगे। कैसे किया जी उन्होंने? उन्होंने एक हाथी को मारा, और उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। और इस द्रोणाचार्य के बेटे का नाम भी था अश्वत्थामा, ठीक है। तो सबसे पहले भीम ने जाके एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया, ठीक है, मार दिया जी। अब आके द्रोणाचार्य के सामने भीम बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने अश्वत्थामा को मार गिराया, मैंने मार गिराया। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा अपने पुत्र को बहुत सारी शक्ति दे रखी थी, सिखा रखी थी, ब्रह्मास्त्र वगैरह भी दे रखा था, और भी उनको वरदान प्राप्त था। तो भीम के बातों पर उनको बिलीव नहीं हुआ कि मेरा बेटा मारा गया होगा इस युद्ध में। तो उन्होंने बड़े भाई जो पांडव में जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उनको बोला, क्योंकि युधिष्ठिर को धर्मराज बोला जाता था, ऐसा व्यक्ति माना जाता था जो कभी झूठ नहीं बोला, ठीक है। तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि बताओ पुत्र, क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर देखना क्या बोला और उन्होंने क्या सुना, इसी को मिथ्या कहते हैं। क्या बोला, उन्होंने क्या सुना। ना इसने झूठ बोला, लेकिन उन्होंने झूठ सुना, इसी को मिथ्या कहते हैं। समझना ध्यान से। युधिष्ठिर ने कहा हाँ गुरुदेव, उसके गुरुदेव गुरुदेव ना वो लोग द्रोणाचार्य, उन्होंने बोला हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। फिर उसके आगे उसने बोला उस हाथी का नाम, जो अश्वत्थामा जिसका नाम था, उसका जो रियल नाम था, वो जो उसका नाम था, उसका नाम उसने बोला कि मतलब हाथी था वो जो मारा गया। लेकिन जब उन्होंने पहला स्टेटमेंट बोला हाँ गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया, उसके आगे जो लाइन कंटिन्यू किया, उस दौरान श्री कृष्ण ने बहुत जोर से शंख बजा दिया, इतनी जोर से बजाया कि गुरु द्रोणाचार्य को ये सुनाई नहीं दिया कि वो हाथी था। सुना ध्यान से, ये सुनाई नहीं दिया कि वो हाथी था। और गुरु द्रोण ने क्या समझ लिया कि अश्वत्थामा मारा गया, वो मेरा पुत्र था, वो ऐसा समझ लिए, जबकि ऐसा युधिष्ठिर ने बोला नहीं था। युधिष्ठिर ने बोला था हाँ गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया, उसके आगे भी उन्होंने ये भी बोला था कि वो हाथी था। लेकिन ये बात तो श्री कृष्ण की माया है, वो तो माया भी है, ठीक है। उन्होंने शंख बजा दिया और गुरु द्रोण ने ये समझ लिया कि अश्वत्थामा मारा गया, वो मेरा पुत्र है, और वो बेहोश हो गए इस बात को सोच के कि मेरा पुत्र मर गया। वो पुत्र मोह में थे, बेहोश में। उसके बाद उसको मारने के लिए उसी के मित्र का पुत्र पैदा हुआ था दुनिया में, वो उसको मार दिया, उसका वध कर दिया। और तब
पांडवों की युद्ध जीतना थोड़ा मतलब कि संभव हो पाया। तो ये जो गुरु द्रोण ने समझा और युधिष्ठिर ने बोला, युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला और गुरु द्रोण ने झूठ समझ लिया। क्या युधिष्ठिर ने झूठ बोला था? नहीं। एक और सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं मैं, और एक सिंपल सा एग्जांपल है, सुना ध्यान से। ये कृष्ण की लीला में आप पढ़ेंगे, ठीक है। कृष्ण से मैया यशोदा पूछती है, जब उनके घर पे लगातार आता था कंप्लेन कि जी आपका बेटा मक्खन चुरा लेता है मेरे घर आके और खा लेता है जी आपका बेटा। तो एक बार, और कृष्ण भगवान थे, वो तो भगवान का रूप थे, वो झूठ कैसे बोल देंगे जी। तो कृष्ण को मैया यशोदा ने पूछा कि बता कहा ना तू सच में माखन खाया इसके हाथ से, जाके शिकायत करने आई है। तो उसने कृष्ण ने कहा मयो माखन मैं नहीं खाया। क्या बोला? माखन मैंने ही खाया। कृष्ण तो कह रहे हैं माखन मैंने ही खाया, मैंने ही खाया। मैया यशोदा से क्या समझ रही है कि माखन मैं नहीं खाया, इसी को मिथ्या कहते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिथ्या और झूठ में अंतर है। कभी भी लाइफ में झूठ मत बोलिए। अगर आपको लगे कि यह काम करना जरूरी है और यह काम असंभव हो रहा है, तो चालाकी से वहां मिथ्या बोलिए, मिथ्या कीजिए, झूठ कभी मत बोलिए। झूठ की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। और मिथ्या भी हर जगह जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ने पे ही ये काम किया जाए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि डार्क रिएक्शन इज मिसनॉमर, इट इज नॉट रॉन्ग। डार्क रिएक्शन नाम गलत नहीं है, लोग इसको गलत समझ रहे हैं। अब इसको कोरिलेट करते हैं कैसे। एक्चुअली डार्क रिएक्शन पे काम किया कैल्विन साहब ने। कैल्विन साहब ने ऐसा कहा कि साहब जो डार्क रिएक्शन है उसकी तो पूरी मैकेनिज्म उन्होंने बताई। हाँ, ब्लैकमैन ने कहा कि भाई साहब फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस होता है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट को डायरेक्ट यूटिलाइज करता है और अस्सिमिलेटरी पावर एटीपी एनएडीपीएस2 बनाता है, और डार्क रिएक्शन उस एटीपी एनएडीपीएस2 को यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करता है जी। तो डार्क रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ लाइट तो नहीं चल सकता, लाइट में ही चलेगा। मगर ब्लैकमैन का ये कहना था कि डार्क रिएक्शन चूंकि लाइट को डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं करता है, इसलिए मैं इसको डार्क रिएक्शन कह रहा हूं। लेकिन कभी भी ब्लैकमैन ने ऐसा नहीं कहा कि डार्क रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ लाइट चलेगा। आप ऐसा समझ लेते हो इसको पढ़ के, यही मिथ्या है। समझ में आया? यही मिसनोमर है, यही मिसनोमर है। कृष्ण ने ऐसा बोला ही नहीं कि ऐसा, उन्होंने मना थोड़ी किया है कि माखन उन्होंने नहीं खाया। वो तो बोल ही रहे माखन मैंने ही खाया। अब आप समझो, अब आप समझो, वो तो कह ही रहे हैं डार्क रिएक्शन है, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि डार्क रिएक्शन यूटिलाइजेस द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, डार्क रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ लाइट नहीं चल सकता है, थोड़े समय चलेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर लाइट आएगी दोबारा तो लाइट चले, फिर से चलेगा डार्क रिएक्शन। तो डार्क कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि डार्क रिएक्शन लाइट को डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं करता है। लेकिन आप क्या समझ लेते हो कि डार्क रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ लाइट भी चलता होगा, ये मिसनोमर है। तब ये मिसनोमर है, ये मिथ्या है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई डार्क रिएक्शन इज मिसनोमर। बोलो। देन इससे रिलेटेड, फिर डार्क रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट हैं मैंने आपको सारे बता रखे हैं, यहाँ तक आप पढ़ लो। कहाँ तक? यहाँ तक। आई थिंक आज यहीं तक रहने दिया जाए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइम भी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आज आप एनसीईआरटी में, कुछ मत पढ़ना, कुछ समझ नहीं आएगा, कल आएगा। आज आप नोट्स की इतनी पार्ट क्लियर करो, देन मैं आगे कल कंटिन्यू कर दूंगा। हाँ जी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है सृष्टि? नो सर। अभी विवेक? नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।